गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड ड्रेस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 6 में हम पढ़ाई कर रहे थे, क्या कब कहाँ और कैसे। उसमें हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम मानचित्र में पहले देख चुके थे कहाँ किस इलाके के क्या पूर्वज में हमारी खेती हुआ करती थी कृषि को लेकर। तो अब उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये एक टू डू लिस्ट टाइप से है। फिर आपको मानचित्र में ये एक वर्क दिया गया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप मानचित्र को देखना सीखते हैं और कहाँ क्या उसकी वास्तविक स्थिति, अगर किसी नदी की किसी पर्वत की अगर बोला जाए तो वो आप देख सकते हो या नहीं। इससे इसकी पहचान करने में आपको सहायता मिलती है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, अब यहाँ सहायक नदियाँ की परिभाषा दी हुई है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जो बड़ी नदी में मिलती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 47 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? नदियों के किनारे नगर का उत्थान जो है वो शुरू हो गया था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हो गया था। अब गंगा नदी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें जो गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आगे हम चल के देखेंगे। गंगा की सहायक नदियां, तो गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं और जो समुद्र जो के तटवर्ती यानी समुद्र के जो किनारों में हैं वहाँ के जो इलाके हैं उनका विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 25 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सोन कहाँ है? आपको पता है, बिहार में है। तो गंगा की सहायक नदी जो सोन है उसका पता लगाओ, जो कि आपको मैप में देखने के लिए बोल रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब जो हमारी नदी है गंगा, उसकी जो सहायक नदी है वो क्या है? वो है सोन नदी। सोन नदी हम जानते हैं बिहार में है, लेकिन प्राचीन काल में जो बिहार है उसका नाम क्या था? मगध। अब यहाँ से आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। पहला, वर्तमान में कहाँ है सोन नदी? तो बिहार में। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो वो मगध। मगध में क्या हुआ था? तो शासक बहुत शक्तिशाली थे और एक विशाल राज्य का उन्होंने क्या किया था? स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से क्या हुआ था? इस तरीके से जो नदी के किनारे इलाके हैं, जो राज्य हैं, वो धीरे धीरे स्थापित हुए। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। गंगा नदी के किनारे बिहार में जो राज्य की स्थापना हुई, इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी क्या हुआ? नदी के किनारे शहरों की और राज्यों की स्थापना प्राचीन काल में हुई थी। आगे क्या है? लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो यात्रा करना किसी का शौक हो सकता है, पर यात्रा करना कभी किसी की मजबूरी हो सकती है। मजबूरी कैसे हो सकती है? तो जो लोग जिनके लिए टेम्प्ररी हाउस टाइप का होता है, जो झोपड़ा बना के रहता है, वो बाढ़ आया, वो तूफान आया, वो क्या हो गया? झोपड़ा उनका टूट गया, झोपड़ा उनका बह गया। या एक सीजनली लोग होते हैं। सीजनली लोग क्या होते हैं? उनके पास पशु है तो उनको पशु से ही अपना घर चलाना है। तब वो क्या करते हैं? पशु को लेके अपना एक इलाका में जाके कि हाँ इस इलाके में उनका पशु को खाना मिल जाएगा, पशु को खाना मिल जाएगा, तो पशु के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? अपना रोजगार पैदा कर सकते हैं। और अपना रोजगार देख के वो वहाँ पे आके करते थे, रहना शुरू करते थे। पर जब वो सीज़न ख़त्म हो गया तो उनको वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। 6 महीने हो, साल हो, 2 साल हो, ऋतु परिवर्तन हो या कोई आपदा, जब वो अपना स्थान बदलते हैं तो उनके साथ क्या होता है? वो इस तरह से यात्रा करने के लिए क्या होता है? विवश होते हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करनी पड़ती है। दूसरे हैं जो जैसे कि वास्को डी गामा के बारे में बोला गया कि वो खोज करने ही निकला था। तो वो जो खोजी थे, जो नए नए स्थानों को और देशों को, द्वीपों को खोज करते थे, एक उस प्रकार के लोग रहते थे। और एक ये छोटे छोटे टाइप के कबीले टाइप के लोग रहते थे, जो कि ज़्यादातर यात्रा करते थे प्राचीन के समय में। तो उसमें क्या होता था? उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा जो है वो की जाती थी। अब इसमें आगे क्या है? कभी कभी सेनाएं
दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो एक रीज़न ये हो गया व्यापार के अलावे, और खोजी के अलावे युद्ध में सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, उनका काफिला जाता था, व्यापारी लोग जाते थे, तो एक ये यात्रा हो गया। धार्मिक गुरु क्या करते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। फिर क्या हो गया, धार्मिक गुरु। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, इसमें सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो खोजी नए नए स्थान का खोज जो हुआ, उनका जो उत्थान हुआ, वो कैसे हम लोगों तक पहुँचा, वो कैसे पता चला। तो वो यही लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। यात्रा करने का मोटिव उनका अलग अलग होता था, बट उनका काम क्या था, यात्रा करना। तो उस यात्रा के जरिए ही हमें क्या हुआ, हमें पता चला कि हाँ ये जो स्थान है वो इस तरीके की ज़मीन है, यहाँ पे ऐसी कृषि की जा सकती है, यहाँ पे ऐसा व्यापार हो सकता है, यहाँ पे इस तरह का विकास हो सकता है। ये यात्रा के कारण ही बाकी लोगों की रुचि इसमें हुई और ये बाकी लोग जान सके। तो यहाँ पे जो आपका ये पैराग्राफ है, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ से स्टार्ट जो हुआ है, यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि यात्रा का क्या मोटिव था वो हम समझ सकें। तो यात्रा का मेन मोटिव हर लोगों का अलग अलग था। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिला। यात्रा का मोटिव धर्म था, यात्रा का मोटिव युद्ध था, यात्रा का मोटिव वहाँ पे क्या था, आपका रोजगार था। किसी को कोई यात्री ही थे, मतलब जो बाय नेचर या बाय उसको ऑक्यूपेशन बोलिए कि वो यात्रा ही करते थे, तो उनका वो हो गया। और कुछ लोग क्या करते थे, विचारों को जानने के लिए, अलग अलग जगहों को जानने के लिए, समझने के लिए, कैसे वहाँ की जीवन शैली है, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, वो काम किस तरीके से करते हैं, वो जीवन यापन कैसे करते हैं, वो रोजगार के लिए क्या करते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए भी कुछ लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, वहाँ के जीवन को समझ सकें और उनके विचारों को जान सकें। तो ये मुख्य मुद्दा था हमारा, जो था वो यात्रा, और यात्रा के थ्रू जो हमारे पास आया वो ये सारी चीज़ें थी। यात्रा के थ्रू ही क्या हुआ, हमें नए स्थानों का पता चला, स्थानों के पता चल के क्या हुआ, वहाँ पे नए रोजगार आए, विकास हुआ। फिर राज्य जब राज्यों का शासन होता था, राजा और प्रजा का जो काल था, उसमें भी वो हुआ कि उस समय वहाँ पे नदियों के किनारे में ही सबसे ज़्यादा क्या हुए, राज्य भी स्थापित हुए, जो ज़्यादा विकसित भी आगे चल के हो गए। तो ये आपका हो गया सहायक नदियाँ। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, पहले के समय में यात्रा की जो वजह होती थी वो अलग होती थी। अब वर्तमान में आइए, वर्तमान में क्यों लोग यात्रा करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र जो आपका यहाँ पे है, ये मानचित्र देखने के लिए बोल रहा है। एक बार फिर क्या है, मानचित्र को देखो, ऐसा बुक्स में बोला जा रहा है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारा अगर भारत है और भारत का क्या है, चार दिशा में हम पूछते हैं ना कि हाँ हमारा पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो हमारा उत्तर में अगर हिमालय है, तो हिमालय क्या हो गया, वो हमारा सीमा का निर्धारण करता है। नदी है तो क्या है, हमारे सीमा का वो निर्धारण करती है। तो इस तरीके से क्या है, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हमारे भारतीय जो हैं, हम इतने लकी हैं कि हमें अपनी बॉर्डर जो है चाइना जैसा ऊंचा दीवार नहीं बनाना पड़ा। हमको क्या है, हमको बाय नेचर वो मिल गया कि हमारे चारों तरफ जो बाउंड्रीज है वो अपने आप मिल गई है। वो एक तरफ आप पर्वत देख लीजिए, एक आप नदी देख लीजिए, चारों तरफ से हमारा कुछ न कुछ एक नेचर के थ्रू हमारा बाउंड्रीज है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार सके। उपमहाद्वीप के बारे से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों को इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। आने जाना, आवागमन करने से एक
एक देश के यात्री दूसरे देश में आए और दूसरे देश से यात्री फिर किसी दूसरे देश में गए। इस आवागमन से क्या हुआ, लोग एक दूसरे के क्या हुआ, निकट आना शुरू हुए। निकट आने से क्या हुआ, वे एक दूसरे के विचार से, जीवन शैली से, जीवन को व्यतीत करने के तरीके से क्या हुआ, परिचित हुए। और इस परिचित से क्या हुआ, वैचारिक विकास हुआ। इससे क्या हुआ, वैचारिक समझ बढ़ी, वैचारिक विकास हुआ। अब यहाँ पे एक साइड में नोट्स है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है दक्षिण एशिया आधुनिक। दक्षिण एशिया में क्या क्या आता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा कौन सा, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये हमारे एशिया के बारे में है। यहाँ पे कितने कंट्रीज हैं दक्षिण एशिया में, और इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, यहाँ पे ये बताया गया। नेक्स्ट में हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नई तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो विचारों का आदान प्रदान क्या है, बहुत वर्षों से पहले है, जबकि लोग पत्थर तराशते थे, आग निकालते थे, संगीत रचने और भोजन बनाने में हर तरीके से सांस्कृतिक और जीवन शैली हर तरीके में हमने क्या किया है, अपने विचारों को आदान प्रदान किया है। देश के नाम देखिए कैसे क्या है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश इंडिया के लिए हम क्या, हमारा जो देश है वो इंडिया है, वो कैसे हुआ नाम उसका, आइए देखते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अब आपके पास एटलस नहीं है तो आप विश्व का जो मानचित्र है वो भी आप देख सकते हैं। इंडिया का मानचित्र तो आपके पास बुक्स में दिया ही हुआ है, लेकिन एक मॉडर्न जो होगा इंडिया का और एक मॉडर्न जो होगा विश्व का, वो आप मानचित्र अपने पास ज़रूर रखें। इससे आपको देख के पहचाने, मैप देखना भी आप सीखेंगे और जो पढ़ाई हो रही है वो समझने में भी आपको आसानी होगी। तो ये नेक्स्ट में है, एटलस में आपको ईरान और यूनान पता लगाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट में क्या है, लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, ठीक है, ध्यान से देखिए किन्होंने कहा है, ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब आप समझ रहे हैं इंडिया का नाम कैसे आया, इंडिया, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लिए, किसने पहले स्टार्ट किया, तो कितने समय पहले, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से कौन आया, ईरानी और यूनानी। इसीलिए आपको यहाँ पे बोल रहा था ईरान और यूनान कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में आप देखिएगा आपको ईरान और यूनान मिलेगा। तो ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को, हमारा जो देश है उसको पहले सिंध कहा जाता था, सिंधु को हिंदोस अथवा क्या कहा, हिंदोस और इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि भारत क्या था, भारत पहले एक क्या था, एक लोगों का समूह था जिसको भारत कहा जाता था। आज ये हमारा क्या है, देश का नाम है। हमारे देश को नाम को पहले सिंध था, सिंध से फिर वो हिंदोस और इंदोस हुआ, जो कि ईरानी और यूनानियों ने नाम दिया, और फिर वहाँ से फिर इसका एक, चूँकि ये इंडिया था, भूमि एक प्रदेश था, इसलिए इसको इंडिया बोला गया, और फिर ये भारत से भारत हुआ। और इस सब का उल्लेख हमारे पास प्रूफ है कि ऐसा हुआ है रिटेन में, वो हमारे पास एज अ प्रूफ है। ये कोई बातें ऐसी नहीं हैं जो बातें बोल के बस छोड़ दी गई हैं, ये हमारे पास रिटर्न, अगर आपको कोई बोले तो आप बता सकते हो कि हाँ ये हमारा जो वेद है, 4 वेद, उसमें एक ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ये बातें बताई गई हैं हमारे कंट्री के बारे में कि इनका नामकरण कैसे हुआ। आइए अतीत के बारे में कैसे जाने, ये भी देख लेते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या है, पांडुलिपि कही जाती है। आप इसको याद रखिएगा। पांडुलिपि किसे कहा जाता है,
जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन शब्द से बना है, मैनु, जिसका अर्थ होता है हाथ है और हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये अभी भी मौजूद हैं और इनका क्या है, पूरा बैक स्टोरी आपको बताया गया है। अगर आप पांडुलिपि तो पहले आप समझ लीजिए कि पांडुलिपि क्या है। तो पुराने ज़माने में जब पेपर नहीं हुआ करता था, लिखने के लिए पेन नहीं हुआ करता था, तो क्या करते थे हमारे पूर्वज? विद्वान तो थे ही वो, और वो लिखना भी जानते थे, और वो ये भी समझते थे कि इसकी क्या महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ ज्ञान हमारे लिए छोड़ रखा है, और वो आज भी क्या है? सहेजित है। उसको उन्होंने कैसे किया? हाथ से लिखा। हाथ से कैसे लिखा? पेपर तो था नहीं, पेज तो था नहीं। ताड़ के पत्ते अगर हमारे आसपास लोकल में भी देखिए तो ताड़ के जो वृक्ष होते हैं वो पुराने ज़माने के ताड़ पत्र होते थे। और एक हिमालय में एक स्पेशल पेड़ है, एक विशेष पेड़ जिसका नाम यहाँ उल्लेख किया गया है। आप इसको एग्ज़ाम के ख्याल से भी याद रख सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक जो पेड़ था उसकी छाल पे विशेष तरीके से तैयार, फिर उस छाल से ये लोग क्या करते थे? भोजपत्र तैयार करते थे और उस पर लिखने पढ़ने का ये काम किया करते थे। अब यहाँ देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये जो है ये आपका, ये नीचे में ब्राउन कलर का ये पूरा जो है ये आपका क्या है? ताड़पत्र है। ये इसका पिक्चर है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसकी लिखावट अभी भी बहुत साफ और सेफ है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकती हो। तो ये जो आपका पांडुलिपि का चित्र है ये भुर्ज पेड़ के बने छालों से है। जैसे आज हम स्पाइरल बाइंडिंग सुनते हैं तो हमारे पूर्वजों ने ये पहले ही कर रखा था। किताब की तरह बनाने के लिए इस तरीके से ताड़ पत्रों को वो लिखा करते थे और 1 बाय 1 उसको अरेंज करने के लिए धागे की सहायता लेते थे और धागे से वो उसको स्पाइरल बाइंडिंग का काम कर सकते हैं कि वो किया करते थे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।